आज हम बात करेंगे जो सोशल मीडिया में एक वायरल नाम चल रहा है कि भैया निखिल गुप्ता कौन है और इसके कारण शेयर मार्केट या अमेरिका के संबंध पर क्या असर पड़ सकता है, और साथ में निफ्टी के टारगेट, सेंसेक्स के टारगेट, किन स्टॉक में पैसा लगा दो, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी के टारगेट, सेंसेक्स के टारगेट के बारे में बात करेंगे, किस स्टॉक में पैसा लगाना है उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में जो मोस्ट सेंसेशन निखिल गुप्ता के बारे में बात चल रही है पूरे सोशल मीडिया पे, चाहे वो टीवी हो, मीडिया हो, उसके बारे में बात करेंगे। यानी वीडियो कंप्लीट दो पार्ट में है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। तो पहले निफ्टी के टारगेट के बारे में बात करते हैं, और निफ्टी के टारगेट को समझने के लिए हमें तीन बिग नेम को समझना पड़ेगा जो मार्केट में अपसाइड की बात कर रहे हैं और पैसा लगा देने की बात कर रहे हैं। वहां पर निफ्टी का टारगेट 21,800 और सेंसेक्स का टारगेट 74,000 दिया जा रहा है, और स्टॉक में पैसा लगा दो ऐसा कहा जा रहा है। और जब भी ऐसी लाइन सुनते हैं तो चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आता है और एक ही सवाल आता है, भाई जल्दी से स्टॉक बता दो, पैसा लगा दे और पैसा डबल हो जाए। कोई ये समझने की कोशिश नहीं करता कि ये बात किसने कही है, क्यों कही है, क्या सोचकर कही है, जिससे बाद में स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते ही जैसे स्टॉक डाउन होता है सामने वाला ब्लेम करना शुरू कर देता है। लेकिन ये सब सोच कर समझ कर करेंगे तो कभी ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमने क्या किया है। जबकि ये सबसे ज्यादा गलत है, क्योंकि अगर किसी ने ऐसी बात बोली है तो वहां पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला, अगर अप जाएगा तो कितने ईयर में जाएगा। दूसरा, अगर अप जाएगा भी तो मार्केट डायरेक्ट अप तो जाता नहीं है, न जाने कितनी बार अप एंड डाउन करेगा फिर अप जाएगा। तो क्या हम ये सभी झेल सकते हैं? क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी लोन लेकर पैसा नहीं लगाना चाहिए, और ना कोई ऐसा पैसा जिसकी नीड आपको 6 मंथ में पड़ने वाली हो। तो उम्मीद करता हूं आईपीओ की सारी अपडेट और स्टॉक मार्केट के निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल आप टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से फायदा ले रहे होगे। नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। प्रूफ आपके सामने है, कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ देते रहते हैं। और अगर एक्स्ट्रा लर्निंग चाहिए तो भैया YouTube मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जहां बेहतरीन लर्निंग और अर्निंग का फायदा लेकर एक बहुत बड़ा परिवार बनता जा रहा है, जहां लोग सीख कर कमा रहे हैं। तो ज्वाइन बटन पर अभी ही क्लिक करें। और अब चलते हैं वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं इन सारी नॉलेज और बातों के साथ। यहाँ पर पहला बिग नेम है गोल्डमैन सैक्स का। उनके चीफ एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजिस्ट टीमोथो का कहना है कि भैया भारत में इन्वेस्टमेंट का माहौल पॉजिटिव है और सभी प्रमुख बाजार के मुकाबले भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ, कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर रहने की उम्मीद है। और निफ्टी का टारगेट 21,800, भारत की रेटिंग को अपग्रेड करके ओवरवेट कर दिया। अब यहाँ पर लर्निंग देखिए और वो समझिए, तब वीडियो के लास्ट में जो समरी बताऊंगा वो लाइफ चेंजिंग होगा और आपको पैसा कमाने में हेल्प करेगा। रिमेंबर, हेडलाइन पर ना जाए, रीड बिटवीन द लाइन पर जाए। जैसे ही मैंने न्यूज सुनी, आरएनडी किया और पता करने की कोशिश की कि इन सर ने पहले हिस्ट्री में क्या बोला है, और एक शॉकिंग फैक्ट आया। इन्होंने 1 साल पहले भारत को लेकर रेटिंग को डाउनग्रेड किया था। क्यों? क्योंकि जो मेन इंडेक्स है तकरीबन 24 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग पर ट्रेड कर रहे थे, जो महंगा था। इनका कहना था कि इंडियन स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन का जो आकलन है कई अच्छी खबर के आधार पर किया गया है, और फाइनेंशियल ईयर 2023 में कॉर्पोरेट अर्निंग में 17% की बढ़ोतरी हुई, जबकि निफ्टी में 9% की बढ़ोतरी। यानी जब डाउनग्रेड किया तो मार्केट क्या हुआ? अप गया। कुछ समझ में आया? यानी इन्होंने आज अपग्रेड किया है, बट 2024 में इलेक्शन होगा और मोदी जी ना आए तो डाउनग्रेड करते भी इनको देर नहीं लगेगी, क्योंकि मोस्टली विदेशी ब्रोकिंग फर्म मोदी जी पर बेट लगा रहे हैं। और हमारा स्टॉक मार्केट में तेजी मोदी जी वापस सट्टा में वापस आए इस पर डिपेंड करती है। इससे एक सवाल पूछा गया कि क्या एशिया आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट का सही ठिकाना है, तो इनका कहना था एशियाई मार्केट 2 जगह पे कंपटीशन फेस कर रहा है। पहला बॉन्ड यील्ड, दूसरा ग्लोबल इक्विटी मार्केट। 2024 में मार्केट में सिंगल डिजिट ग्रोथ रहेगा, और उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, विदेशी पैसा आएगा और एफआईआई लगातार पैसा लगाएंगे वापस। अब इनकी पसंदीदा थीम के बारे में बात करें तो बैंकिंग इनको बहुत पसंद है एनबीएफसी के मुकाबले। आमतौर पर इलेक्शन से पहले मार्केट में उतार चढ़ाव दिखता है, चुनावी नतीजे और भविष्य को लेकर अनिश्चितता दिखती है, और इन सब का मार्केट पर शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म नहीं, क्योंकि फंडामेंटल मजबूत है। यानी समरी अगर इनके स्टेटमेंट की जाए तो इलेक्शन टाइम मार्केट को वोलाटाइल मानते हैं, और यूएस के हालात को देखते हुए स्मॉल साइड इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में मानते हैं, बट लॉन्ग टर्म मार्केट अप है। यानी मार्केट अप जाएगा बट डांस करते हुए जाएगा, ये मत भूलना। अब दूसरा नाम मॉर्गन स्टैनले। इनके 2 लोगों की बात करूंगा। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई का कहना है कि भैया 25 साल में जो एमएससीआई इंडिया इंडेक्स है उन्होंने डॉलर में 10% कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है, और अमेरिकी स्टॉक मार्केट का रिटर्न सिर्फ 6.2% रहा है। यानी भैया इंडियन स्टॉक मार्केट रॉकिंग है, और वहां पर इनका मानना है कि आने वाले कुछ साल में हमारा स्टॉक मार्केट दोगुना हो सकता है। वहां पर
जो ये फर्म है, इन्होंने 14% की बढ़ोतरी के साथ सेंसेक्स का टारगेट दिसंबर 2024 तक 74,000 पॉइंट तक पहुंचने का उम्मीद जताया है। उनका आकलन है सेंसेक्स 24.7 के पी रेशियो पर कारोबार करेगा, जो 25 साल के एवरेज 20x से ऊपर है। ये थी हेडलाइन, बट रीड बिटवीन द लाइन देखी नहीं ना, मैं बताता हूं। अब इनका आकलन है कि भैया 74,000 तक पहुंचने की संभावना 50% है। अगर मजबूत बहुमत वाली सरकार बनी रही तभी, अमेरिका में लंबी मंदी और कच्चे तेल में जो नरमी चल रही है, ये सब बना रहा तभी, यानी अगर मोदी जी आए तो होगा, वरना नहीं होगा। सिंपल। अगर मोदी जी ना आए, क्रूड का प्राइस ऊपर चला गया, तो मार्केट 20% भी डाउन हो सकता है। यानी इन्होंने वापस से मोदी जी पर बेट लगाया और वापस से वो बातें की जो रीड बिटवीन द लाइन है। अब इनके पसंदीदा स्टॉक को भी देखेंगे लास्ट में। लर्निंग में मजा आ रहा है, नजरिया बदल रहा है न्यूज देखने का। गौर कीजिए, अभी तक फाइनल समरी हमने नहीं बताई, सिर्फ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब थर्ड बिग नेम है मार्क मोबियस का। चीन में चल रही मंदी से भारत को फायदा, विदेशी पैसा आएगा। भारत का पड़ोसी देश चीन, और वहां का मार्केट मंदी से गुजर रहा है, और यही वजह है कि साल के सितंबर क्वार्टर में चीन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई फ्लो 1998 के बाद पहली बार नेगेटिव हो गया। CSI 300 इस साल दुनिया भर में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला इक्विटी इंडेक्स में से एक है। अब तक लगभग 10% की गिरावट आई है। ये लगातार तीसरा साल होगा जब चाइना का मार्केट एनुअल लॉस झेलेगा। और इस स्थिति को देखते हुए इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टिंग के गॉडफादर कहे जाने वाले मार्क मोबियस का मानना है, भैया फायदा किसको होगा? इंडिया को होगा। अब मैं बताता हूं अपनी बात। अगर आप नंबर्स पे नजर डालें तो आप देखेंगे कि भारत में आने वाले पैसे का फ्लो बढ़ रहा है लगातार। इसमें न केवल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बल्कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। इसलिए भारत को बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है, जो शायद चीन चला जाता। लेकिन अभी भी कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो चीन जाना चाहेंगे और चीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भारत को फायदा मिलेगा। हालांकि एफआईआई अक्टूबर और नवंबर में कैश मार्केट में नेट सेलर रहे हैं। इसके बावजूद अगर इंडियन मार्केट में देखें तो इस साल अब तक एफपीआई इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन से ज्यादा है। यानी ऑल थ्री बात की समरी बनाई जाए तो यहाँ एक ही सेम स्टोरी है, लॉन्ग टर्म मार्केट सुपर से ऊपर है। यानी इंडिया का टाइम है, अगर आपके पास आपका पैसा है और लोन वाला पैसा नहीं है या किसी शॉर्ट टर्म पैसे की नीड नहीं है और मोदी जी वापस आए तो मार्केट अपसाइड ही रहेगा। वैसे तो मोदी जी ना आए तो भी अप रहेगा, बट एक निगेटिव इंपैक्ट दिखता है, ये एक साइकोलॉजी है, बट उसके बाद ऊपर जाएगा। तो क्या आपको भी लगता है इंडिया का टाइम आ गया? क्या आपको भी लगता है इंडिया पे दाव लगाना चाहिए? तो कमेंट में बताइएगा। बट ओवरऑल क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। अब यहां पर अगर हम जेफरीज की बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक में, तो वो प्रीफर कर रहे हैं ऑटो सेगमेंट को, मेटल माइनिंग को, कैपिटल को, यानी आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, एलएनटी, टाटा मोटर, आइसर मोटर और एनटीपीसी को। गोल्डमैन सैक्स पे जाते हैं तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी, देवयानी इंटरनेशनल, नाइका, भारत डायनामिक्स, खजरिया सेरेमिक्स, भारत फोर्ज का। और मॉर्गन स्टैनली ने टाइटन और एसबीआई कार्ड की जगह डी मार्ट और रिलायंस इंडस्ट्री को ले लिया, और वहां पर नाइका, मारुति सुजुकी, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एलएनटी, इंफोसिस और अल्ट्राटेक शामिल है। अब यहाँ लर्निंग क्या है? क्या इन्होंने पेनी स्टॉक में पैसा लगाया? नहीं। क्या इन्होंने एक स्टॉक में सारा पैसा लगाया? नहीं। क्या सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक ले लिया? नहीं। क्या सिर्फ एक सेक्टर में पैसा लगाया? नहीं। यानी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया, पैसा लगाया। सही है ना? साथ में ये पैसा लगाने के पहले ये मानकर चल रहा है कि मार्केट अप जाएगा, बट डांस करते हुए जाएगा। तो क्या आप लोग ऐसा सोचकर इन्वेस्ट करते हो? और सबसे मजे की चीज, वो कंपनी में पैसा लगाया जिस कंपनी को आप भी जानते हैं, बट आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं। कैसी लगी फाइनल लर्निंग? कमेंट में बताइएगा। आज से ये नजरिया रखिए और ये नजरिए के साथ प्लान बनाकर इन्वेस्ट करिए, तब बनेगा पैसा। अब हम बात करते हैं निखिल गुप्ता की। भैया कौन है निखिल गुप्ता? पूरे मीडिया में चल रहा है, कहा जा रहा है इंडिया अमेरिका का रिलेशन खराब हो सकता है, और अगर मामला ज्यादा खराब हुआ तो इनडायरेक्ट, मैं इनडायरेक्ट बोल रहा हूं, इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे दिख सकता है। तो भैया क्या है, पहले कहानी समझते हैं, फिर अमेरिका से कैसे है वो समझते हैं, फिर स्टॉक मार्केट से समझते हैं। तो कहानी पूरी फिल्मी है, बहुत फिल्मी है। चूंकि सेंसिटिव मामला है तो पहले टू द पॉइंट समझ लेते हैं कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में कथित हत्या की साजिश का मामला गहरा गया, और मामले में अमेरिका ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के नाम का खुलासा किया।
अमेरिकी न्याय विभाग यानी डीओजे ने पन्नू का नाम न लेते हुए बयान जारी किया कि निखिल गुप्ता ही भारतीय अधिकारियों के इशारे पर उसे मारने की साजिश को अंजाम देने में लगा था। अब डीओजे के अनुसार इस साल की शुरुआत में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी ने भारत और अन्य जगह पर गुप्ता सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर अमेरिकी धरती पर एक वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रची। डीओजे जिसे वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता कह रहे हैं, वो न्यूयॉर्क में रह रहा भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक पन्नू है, लेकिन अमेरिका इसका नाम नहीं ले रहा। और गुप्ता जी पर आरोप है कि उसने पन्नू को मारने के लिए हिटमैन हायर किया और हिटमैन के नाम का भी अमेरिका ने खुलासा नहीं किया। और डीओजे ने कहा कि निखिल भारतीय एजेंसी के अधिकारी CC1 से निर्देश ले रहा था। अमेरिका ने CC1 के नाम का खुलासा न करते हुए कहा कि ये भारतीय सरकारी एजेंसी का कर्मचारी है। और CC1 के बारे में भैया अमेरिका का कहना है कि वो भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सेवा दे चुका है। CC1 ने भारत से हत्या की साजिश का निर्देशन दिया। अमेरिका में हत्या की साजिश रचने के लिए कथित तौर पर गुप्ता को हायर किया और पूरी साजिश का खुलासा हिटमैन को हायर के बाद हुआ कि जिसको हायर किया वो वास्तव में अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ काम करने वाला एक गोपनीय सोर्स था। और सोर्स ने गुप्ता को कथित हिटमैन से मिलाया, जिसके बाद इस अंजाम को देने के लिए $1 लाख का सौदा हुआ। और पहली किस्त देने के बाद CC1 ने गुप्ता को टारगेट यानी पन्नू के बारे में डिटेल भेजी। तो कहानी ये थी कि अगर समरी में बात करें तो भैया ऐसा ब्लेम लगाया जा रहा है कि इंडिया के द्वारा गुप्ता जी की मदद से पन्नू को ठिकाने लगाने की कोशिश, उस कोशिश में गुप्ता जी ने जिसको हायर किया वो खुद अमेरिका का एक अधिकारी, और इस तरीके से ये पूरा ट्विस्ट टर्न का गेम हुआ जहां पर 30 जून 2023 को निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। यानी कहानी पूरी फिल्मी है। देखिए इंडिया कमांड जो इंडिया और कनाडा वाला मामला था ना, वो आसानी से हैंडल कर लिया गया, बट इंडिया और अमेरिका के बीच बिग बिजनेस रिलेशनशिप है, बिग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, और अगर मामला गंभीर हुआ तो इंपैक्ट उस बिजनेस पर आ सकता है। तो कैसे कैसे चीजें निकल कर आएंगी ये उस कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर समझिए चीजें ज्यादा खराब हुई, कुछ सबूत पेश कर दिए, तो अमेरिका कहेगा हम रिश्ते तोड़ेंगे, हम ये बैन करेंगे, वो करेंगे, तो उसमें बिजनेस रुक सकता है। तो वो जो बिजनेस रुकने का सेंस होगा वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर डाल सकता है। बट ये कहानी आज की नहीं है, समझिए गिरफ्तार किए जून जुलाई की कहानी है, अभी हम नवंबर में खड़े हैं, बट स्टेटमेंट चूंकि अभी आया इसलिए मामला गर्म हो गया। स्टेटमेंट नहीं आया होता तो मामला गर्म नहीं होता। तो सेम कहानी आगे भी कुछ सबूत या किसी चीज की आएगी तभी मामला गर्म होगा। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस नहीं है। तो मीडिया में जो बातें चल रही है उससे पैनिक बिल्कुल मत लें। और अब हमारा इंडिया इतना स्ट्रांग है कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर पड़ेगा भी तो वो बिल्कुल साइडवेज मोमेंट की तरह होगा और एक हल्के फुल्के इम्पैक्ट की तरह होगा। तो बस एंजॉय कीजिए और ऐसी न्यूज़ से पैनिक मत लीजिए, और वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।